हाँ जी। तो अलजेब्रा स्टार्ट हो रही है आज। ठीक है। और अलजेब्रा कहाँ से स्टार्ट होती है? देखो, मेनली जो लोग अलजेब्रा स्टार्ट करते हैं वो ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहला आपका सेक्शन क्या रहेगा? ग्रुप। और लेकिन ग्रुप तक पहुंचने के लिए आपको बहुत कुछ चाहिए। ग्रुप में क्या है? अगर ग्रुप की, चलो मैं पहले ग्रुप की डेफिनेशन की बात करूं, तो लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। जी कैसा सेट है? नॉन एम्प्टी। तो जी अपने आप में कैसा सेट हो जाएगा? नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट। तो यहां मुझे नीड हुई क्या पढ़ने की? सेट पढ़ने की। ठीक है। अब लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार बी एनी बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है। तो सपोज करो मैं एक बाइनरी ऑपरेशन ले लूंगा इसके ऊपर। बाइनरी ऑपरेशन। तो आप बिल्कुल भी नहीं जानते कि व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है। तो ग्रुप पढ़ने से पहले बहुत कुछ ऐसा है जो हमें समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। ठीक है। आप इन्हें पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में। बाइनरी ऑपरेशन कुछ नहीं है। बाइनरी ऑपरेशन अपने आप में एक फंक्शन है। क्या है? फंक्शन। और अगर इसकी बात करूं, इस नॉन एम्प्टी सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन की, तो ये फंक्शन कहां से कहां तक है? जी क्रॉस जी से जी पर फंक्शन है। ठीक है। अब इसमें भी यहाँ किन किन चीज की नीड पड़ी? एक तो आपको जानना चाहिए व्हाट इज फंक्शन। एक ये वाला कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है। अब फंक्शन की जरूरत पड़ी तो फंक्शन हमने पढ़ना पड़ेगा कि फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, वन वन ऑन टू इनटू सब कुछ। ठीक है। और फंक्शन तैयार होता है किसकी हेल्प से? रिलेशंस की हेल्प से। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ने पड़ेंगे? रिलेशंस पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। और रिलेशंस आपके होते हैं सेट के ऊपर। तो हमें पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? सेट और इसके टाइप्स। ठीक है। तो ग्रुप तक पहुंचने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम लेंगे। हम कहां से शुरू करेंगे? सेट से शुरू करेंगे। ठीक है। सेट हो गया, इसके टाइप हो गए, लिखने का तरीका क्या है, नोन सेट कौन कौन से होते हैं। ठीक है। पावर सेट क्या होता है? ठीक है। एम्प्टी सेट क्या होता है? सबसेट क्या होता है? उसके बाद पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये भी आप 12 क्लास में पढ़ कर आए हो। फिर उसके बाद बात करेंगे रिलेशन। रिलेशन और रिलेशन ऑन अ सेट। फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन। उसके बाद हम मूव करेंगे किसकी तरफ? फंक्शन की तरफ। और फंक्शन पढ़ाने के बाद वन वन ऑन टू तक बात होने के बाद मैं बात करूंगा फाइनली बाइनरी ऑपरेशन की। और जब मैं आपको बाइनरी ऑपरेशन समझा दूंगा उसके बाद तुरंत मैं डेफिनेशन लेकर आऊंगा किसकी? ग्रुप की। क्लियर होगी बात? तो अभी आप एकदम से ग्रुप पढ़ने लायक नहीं हो। कहां से शुरू करना है हमें? सेट से शुरू करना है। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पता है किसी को सेट की डेफिनेशन? सेट। व्हाट इज सेट? देखिए, आपको आज एक प्रॉपर डेफिनेशन हम दे देते हैं। ठीक है। ओवर द पीरियड लाइफ टाइम आप उसी डेफिनेशन को याद रखोगे। ठीक है। उसमें ना कुछ आपको बढ़ाना, ना घटाना, ना कम करना। ठीक है। तो आ जाते हैं सेट की डेफिनेशन पर। तो सेट के लिए अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। आपने अलग अलग, क्या वर्ड यूज कर रखा हमने? यहाँ डिस्टिंक्ट। आपने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स उठाकर तैयार करना है एक कलेक्शन। और उस कलेक्शन को क्या कर देना है? वेल डिफाइंड कर देना है। अगर आप अपने कलेक्शन को वेल डिफाइंड कर दोगे तो क्या तैयार हो जाएगा? सेट तैयार हो जाएगा। ठीक है।
तो आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, जिनको आप ऑब्जर्व कर पाओ चीजें। ये कुर्सियां पड़ी हुई हैं, पानी का जग रखा हुआ है, ठीक है, मैं खड़ा हूं। आप टीचर्स का भी तो बनाते हो सेट, आप लोग स्टूडेंट्स, वो स्टूल पड़े हुए हैं, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स जिनको आप ऑब्जर्व कर पाते हो। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लेकर आप पहले क्या तैयार करोगे, कलेक्शन, इकट्ठा कर लिए। अब आपको ये डिसाइड करना है कि कौन इसमें रखने लायक है और कौन बाहर फेंकने लायक है। तो वो करना कहलाता है आपका वेल डिफाइंड। वो क्या कहलाता है, वेल डिफाइंड। और जब आप कलेक्शन को क्या कर दोगे, वेल डिफाइंड कर दोगे, वो अपने आप ही किस में बदल जाएगा, सेट में बदल जाएगा। तो एक बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला लिख लेंगे छोटा सा, कि आपके पास एक कलेक्शन, और कलेक्शन को कर दिया मैंने क्या, वेल डिफाइंड। क्या बन गया जी, सेट बन गया। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इन चीजों को भी दे ही दो साथ साथ कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब है यहाँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। कैसे करके क्लियर हुआ, कि मेरे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का क्या है, कलेक्शन है, और उस कलेक्शन को मैंने कर दिया वेल डिफाइंड, क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। आप लाइफ टाइम यही डेफिनेशन आप सेट की याद रखिए, कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। क्लियर होगी। सबसे पहली सीढ़ी जीवन में मैथ पढ़ने की क्या है, सेट। अगर आपको सेट की डेफिनेशन नहीं मालूम या आज तक नहीं मालूम, तो फिर आपने कहीं ना कहीं पढ़ाई उस लेवल की नहीं करी। ठीक है, आप यहाँ ग्रुप थ्योरी में उसी हिसाब से आगे बढ़ोगे। अगर आपको पीछे की चीजें नहीं आ रही तो आप बिल्कुल आगे मत जाइए। इसमें पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि एक एक शब्द पर काम कर लो। ए का मीन्स क्या है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, कलेक्शन का मतलब क्या है, ऑफ का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, सेट का मतलब क्या है। अगर शब्द देखकर डेफिनेशन याद नहीं आ रही तो फिर आगे मत पढ़िए, पहले पीछे जाकर किसको क्लियर करके आओ, डेफिनेशन को क्लियर करके आओ। यही तरीका रहेगा। ऐसे ही हम नीचे से नींव रखते हुए बिल्डिंग तैयार करेंगे। पूरा ग्रुप थ्योरी ऐसे ही अनफोल्ड हो जाएगा, देखना आपको पता भी नहीं चलेगा कब ग्रुप खत्म हो गया। ठीक है, तो बात किसके ऊपर कर रहे हैं, वेल डिफाइंड के ऊपर। तो पहले वेल डिफाइंड ही लिख लेते हैं कि वेल डिफाइंड क्या है, कि बाय वेल डिफाइंड, बाय वेल डिफाइंड we mean that, we mean that, we mean that there is no ambiguity regarding inclusion or exclusion of the objects। वेल डिफाइंड का मतलब हमने इसमें समझाया, क्योंकि बाकी चीजों का तो आपको मतलब क्लियर है। बाकी चीजों का मतलब क्लियर है, आपको ऑब्जेक्ट्स पता है, जिन चीजों को हम ऑब्जर्व कर पाते हैं वो क्या कहलाती हैं, ऑब्जेक्ट्स, जिनको आप देख पाते हो प्रकृति में, नेचर में। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, अलग अलग। और कलेक्शन का मतलब है आप ऐसे करके इकट्ठा कर लाओ घर। ठीक है, घर ऐसे सब कुछ इकट्ठा कर लाओ, गली मोहल्ले में जो कुछ मिल रहा है आप इकट्ठा कर लाए, कलेक्शन कर लिया आपने। लेकिन वेल डिफाइंड के नाम पर ये रख लो कि जो चीजें इनमें खाने लायक हैं। तो पत्थरों को थोड़ी रखोगे फिर आप, पत्थरों को बाहर फेंक दोगे। उसमें बिस्किट के पैकेट हैं, उनको आप रखोगे अपने पास। ठीक है, तो बाई वेल डिफाइंड वी मीन दैट, वेल डिफाइंड से हमारा मतलब क्या है, कि देर इज नो एम्बिगिटी। एम्बिगिटी का मतलब है संदेह या डाउट, संदेह या डाउट रिगार्डिंग किसके विषय में, इंक्लूजन, किसको तो लेना है, किसको बाहर करना है, एक्सक्लूजन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो वेल डिफाइन से हमारा मतलब क्या है, वेल डिफाइन से हमारा मतलब ये है कि हमें बिल्कुल भी संदेह ना हो कि कौन से ऑब्जेक्ट्स अंदर आने हैं और कौन से बाहर जाने हैं। इसका एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो आपको अगर सेट की डेफिनेशन देखनी है तो बाय वेल डिफाइंड वी मीन दैट देयर इज नो एम्बिगिटी रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। आप प्रॉपर डेफिनेशन यहां तक लिखेंगे अगर आपसे सेट की डेफिनेशन पूछी जा रही है। भले ही ना पूछी जाए कहीं भी, लेकिन आप भावी टीचर हो, आगे जाके टीचर ही तो बनने वाले हो। आप पढ़ाने गए किसी को ग्रुप, और आपने शुरू कर दिया
कि लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, और बच्चे ने तुरंत पूछ लिया कि व्हाट इज सेट, और आपको पता नहीं है। ठीक है, तो पहले आपको क्या सीखनी पड़ेगी कि सेट क्या है। तो बाय अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। और वेल डिफाइंड क्या है? बाय वेल डिफाइंड वी मीन दैट देयर इज नो एम्बिगिटी रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। क्लियर हो गया? अच्छा, जो बेसिक चीजें उनके विषय पर मैं यहाँ ज्यादा बात नहीं करूंगा, उन्हें आप पढ़कर आए हो। ठीक है, जैसे सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करे जाते हैं, और उनके जो एलिमेंट्स हैं वो किससे रिप्रेजेंट करे जाते हैं? स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल लेटर से। क्लियर? चलिए आगे। अब दो टाइप से आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अच्छा, पहले मैं वेल डिफाइन पर और काम कर लूं। ठीक है, वेल डिफाइन पर और काम कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे एक बात बताओ, आपके नाम से बनाएंगे। आपकी क्लास के अच्छे बच्चों का सेट दो मुझे, कोई 3 अच्छे बच्चों का। अपनी क्लास के कोई 3 अच्छे बच्चों का सेट दो। हाँ, 3 अच्छे बच्चे बता दो मुझे। कोई 3 अच्छे बच्चे बताओ, कोई भी आपका क्राइटेरिया जो हो उस हिसाब से मुझे मुझे नाम बता दो। कोई 3 ऐसे नाम बता दो, मैं इनिशियल्स लिखूंगा बस। अच्छा, हाँ, कोई बुरा नहीं मान रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। और ठीक है, ए, एच और आर। ठीक है, जिसके भी नाम हो वो खुद देख लेगा। अब आप बताइए मुझे, ये आप हो गई, आपका नाम S2 हो गया। आप बताओ कोई 3 अच्छे बच्चों का सेट अपनी क्लास के। हाँ, क्योंकि कलेक्शन है आपकी क्लास। कलेक्शन क्या है? आपकी क्लास। अच्छा, हाँ, जो भी है। हाँ जी, अब आप बताइए। जल्दी बताओ। अच्छा, हाँ, हाँ। अच्छा, तीनों ही एसएस वाली आ गई लड़कियां। ठीक है, लेकिन आप उस चीज पर गौर करिए जो यहाँ दिखाई दे रही है। मैंने आपसे क्या मांगा था? 3 अच्छे बच्चों का सेट। सेट मांगा था मैंने, कलेक्शन नहीं मांगा। मैंने क्या मांगा? कलेक्शन आपके पास था, आपकी क्लास। मैंने क्या मांगा था आपसे? सेट मांगा था। अब आपने सबने क्या सेम आया सबका? अगर ये सेट होता तो सबका सेम आता। जरा मुझे नेचुरल नंबर का सेट बताना तीनों। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। सबका सेम आ रहा है क्योंकि ये सेट है, तो सबका क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ये यहाँ भी यही आएगा, पाकिस्तान में चले जाओ वहां भी यही रहेगा, सर्दियों में भी यही रहेगा, आज से 400 साल पहले भी यही था। मौसम वगैरह का कोई अंतर इस पर आ रहा है? नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ आपसे मैंने सेट मांगे थे, और मैंने एक ही बात बोली थी कि अपनी क्लास के अच्छे बच्चों का सेट दीजिए। लेकिन आपके सबके आंसर क्या आए? अलग अलग आए। तो मतलब मैंने जो ये बोला था ना कि अच्छे बच्चों का सेट दो, वो वेल डिफाइंड नहीं था। मतलब आप वहां, आपके मन में संदेह रह गया कि अच्छे मानू किसको। बोला था ना, एम्बिगिटी। अब मैं आपको एक क्राइटेरिया देता हूं। जिस बच्चे के नंबर 80% से ज्यादा आ रहे हैं वो अच्छा बच्चा है। अब मैंने क्या कर दिया? वेल डिफाइंड कर दिया। अब आपको कोई संदेह नहीं है, आप 1 मिनट से पूरी क्लास का रिजल्ट चेक करोगे, पूरी क्लास का रिजल्ट देख लोगे। आप देखोगे इसके नंबर 80% से ऊपर आ रहे हैं, इसको मैं सर को दे दूं। इसके नंबर 80% से ऊपर है। मान लो 10 बच्चे हैं, 10 नहीं, मैंने तो 3 मांगे हैं कोई भी। ठीक है, तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा? वेल डिफाइंड हो जाएगा। या फिर छोड़ो, अब मैं वो 3 शब्द हटा देता हूं। मैंने ये कह दिया कि अच्छे बच्चे वो हैं
जो टॉप 3 में रहते हैं। अब आप क्या काम करोगे, पूरी क्लास का रिजल्ट चेक करोगे, जो टॉप 3 होंगे वही लोगे। तो क्या अलग अलग रिजल्ट आएंगे आपके, हैं? टॉप 3 वाले ही आएंगे। क्लियर होगी बात? तो फिर आप सबका सेट कैसा आएगा, सेम आएगा। आप एक दूसरे का नहीं जान पा रहे हो, आप एक दूसरे को जानते भी नहीं हो। मैंने तो सबसे फोन पर मांगा था, है, मैंने सबको फोन करके कहा कि भैया मुझे अपनी क्लास के 3 सबसे अच्छे बच्चों का सेट दो। तो आपको तुरंत पूछना चाहिए, सर 3 अच्छे बच्चे मैं कैसे डिसाइड करूं? आप वेल डिफाइंड कीजिए बात को, मेरे मन में संदेह है। तो आप कह दोगे कि आप उन 3 बच्चों को ले लीजिए जो आपकी क्लास के टॉप 3 मार्क्स लाते हो। तो फिर सबके लिए टॉप 3 तो सेम रहेंगे, और सबका सेट कैसा आएगा, सेम आएगा। एक तो ये एग्जांपल हो गया। अब की बार आपके सारे डाउट निकल जाएंगे। अगला एग्जांपल की बात करता हूं। मैंने ये पूछ लिया, अब की बार बात करता हूं, किसके ऊपर बात करूं बताओ, क्रिकेटर्स के ऊपर बात करूं, हीरोइंस के ऊपर बात करूं, या किसके ऊपर बात करूं? यहां बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्रिकेटर्स के ऊपर बताओ तो 3 सबसे अच्छे क्रिकेटर। विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या हो गया। हाँ जी बताओ 3 सबसे अच्छे क्रिकेटर। अच्छा, सुमन गिल हो गया। जल्दी बोलो फटाफट से, मतलब अच्छा क्रिकेटर है तो मैं नाम नहीं याद आ रहा। अच्छा, विराट कोहली, हाँ, हार्दिक पांड्या हो गया। हाँ जी बताओ। जल्दी बोलो फटाफट से। रोहित शर्मा हो गया, हार्दिक पांड्या, सुमन गिल। चलो तुम्हारे तो विचार आपस में मुझे लग रहा मिल गए, लेकिन एक का अलग हो गया। किसी और से पूछूं? अच्छा, मैंने तो ये कहा था 3 अच्छे क्रिकेटर, मैंने ये थोड़ी कहा था इंडिया से ही। मैंने कुछ कहा था, मैंने ये कहा था 3 अच्छे क्रिकेटर, तो दुनिया भर के क्रिकेटर कलेक्शन में आ गए। अब अच्छे का क्राइटेरिया आपके मन में संदेह है कि अच्छा मैं किसको रखूं, ठीक है, अच्छा क्रिकेटर मैं किसको बोलूंगा। अब अच्छे में भी ये बात आ गई, आप तो अपने फेवरेट क्रिकेटर को जो आपको देखने में अच्छा लग रहा है, या आपका फेवरेट क्रिकेटर है उसको आप अच्छे क्रिकेटर में रख दोगे, ठीक है। आपने तो एक भी, मैंने क्रिकेटर ही मांगा था, बैट्समैन मांगा था, क्रिकेटर ही मांगा था, ठीक है। अब मैं अच्छे क्रिकेटर की एक डेटा को क्या करता हूं, मैं जो वेल डिफाइंड करता हूं, ठीक है, और मैं ये कहता हूं अच्छा क्रिकेटर वो है जिसने 50 वनडे शतक लगा रखे होंगे, ठीक है। अब आप जल्दी से इंटरनेट पर जाओगे और ढूंढोगे कि 50 वनडे सेंचुरीज किसकी हैं, ठीक है। तो एक ही नाम आएगा बस, विराट कोहली, ठीक है। किसका नाम आएगा, विराट कोहली का। इसमें नहीं है, कोई बात नहीं है। तो फिर सबका सेट कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। क्लियर होगी बात? चलें आगे। तो आपको पता चल गया कि कैसी चीजें वेल डिफाइंड होती हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, 2 तरीके से आप सेट का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ऑफ सेट्स। पहली फॉर्म तो होती है आपकी जी टेबुलर फॉर्म। और टेबुलर फॉर्म को आप पढ़कर आए हो, आपने देखी हुई होगी कि सपोज टू भी मैं नेचुरल नंबर का ही सेट लिख रहा हूं कि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये कौन सी फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म। नेचुरल नंबर का सेट किस में लिखा हुआ है, टेबुलर फॉर्म में। और एक फॉर्म और होती है सेट बिल्डर फॉर्म।
सेट बिल्डर फॉर्म, और इसके लिए नेचुरल नंबर का सेट लिख सकते हो कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। ये दोनों तरीके पड़े हुए होंगे, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म, और ये कौन सी फॉर्म है, इनके और भी नाम होंगे, रोस्टर फॉर्म वगैरह, ठीक है। तो उनसे कोई खास मतलब नहीं है, जस्ट बेसिक आपको याद रखना है क्या चल रहा है, ठीक है। तो सेट के रिप्रेजेंटेशन एक तो टेबुलर फॉर्म होगी और एक ये हो गई। तो ये सेट, दोनों सेट सेम है लेकिन लिखने का तरीका अलग है। वो टेबुलर फॉर्म है, उसमें एलिमेंट्स लिखे जाते हैं आपके, और इसमें सेट बिल्डर फॉर्म है, मतलब डेफिनेशन आप दे दीजिए और एलिमेंट अपने आप भरते चले जाएंगे कि x ऐसे एलिमेंट है कि x क्या है, नेचुरल नंबर, तो इसमें क्या आएंगे, नेचुरल नंबर आएंगे। क्लियर हो गया बात। अच्छा जी, कुछ और एक आध सेट बता देता हूं। सपोज करो एक सेट ले लिया मैंने, और भी एग्जांपल दे देता हूं, जस्ट ए सेट है, और ए सेट में 1 से 5 तक के एलिमेंट ले लो कि 1 2 3 4 5। इसमें कौन से नेचुरल नंबर आ रहे हैं 1 से लेकर 5 तक के, तो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म भी लिखी जा सकती है। अभी कौन सी फॉर्म है ये कौन सी फॉर्म है, ये टेबुलर फॉर्म है। ए को ऐसे भी लिख सकते हो कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, लिख सकते हैं। तो अगर इस सेट को खोलूं तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5, 6 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि क्या रखा हुआ है, 6 से छोटे रखे हुए हैं, ठीक है। तो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर होगी बात, ठीक है। आगे चलते हैं, सम नोन सेट्स की बात करते हैं। सम नोन सेट्स, आप कितने सेट जानते हो, कौन कौन से सेट जानते हो, मतलब आपने आज तक कौन कौन से सेट देखे हैं नोन, जैसे नेचुरल नंबर का हो गया, इंटीजर का हो गया, हाँ। हम्म, नहीं, भी तो मुझे पता बहुत सारे हैं, आप कौन से जानते हो, रियल नंबर का सेट, और हाँ, नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, इवन और ऑड तो खैर कैसे ही बना लो उन्हें, तो नेचुरल नंबर के सब सेट हैं, उसके इंटीजर के भी बना सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, पहले तो आप नेचुरल नंबर का सेट रिप्रेजेंट करने का तरीका ये रहेगा, ठीक है। कौन कौन आते हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। उसके बाद अगला सेट तैयार करते हैं आप, सेट ऑफ होल नंबर्स। और सेट ऑफ होल नंबर में क्या क्या आता है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब बात करते हैं नंबर 3, सेट ऑफ इंटीजर्स की। और सेट ऑफ इंटीजर्स को डिनोट करने के दो तरीके हैं, या तो आप आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या जेड से। तो या तो आप आई से रिप्रेजेंट कर लो या रिप्रेजेंट कर लो जेड से। हम ज्यादातर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड से। और ये ऐसे करते हुए माइनस इन्फिनिटी से चलता हुआ आता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, प्लस इन्फिनिटी तक चलता चला जाता है। क्लियर हो गई बात। अब ये हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स।
अब इसके बाद बात करते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आप Q से, ठीक है। और Q क्या रहेगा आपका? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं, बताइए। क्योंकि एकदम से ग्रुप थ्योरी पर चले जाएं और ये जो सेट है नॉन एम्प्टी सेट है, प्लस ऑपरेशन के लिए अबेलियन ग्रुप बना लेता है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि रेशनल कौन से होते हैं, तो आपको ग्रुप का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले बात कीजिए कि व्हाट इज रेशनल्स। बस पहले मैं रेशनल नंबर बताऊं या सेट ऑफ रेशनल नंबर बताऊं, ये बताओ। रेशनल नंबर, तो अगर बात करें रेशनल नंबर के ऊपर, तो P अपॉन Q टाइप के नंबर, P अपॉन Q टाइप के नंबर, ठीक है। और किस प्रकार? सच दैट P और Q बिलोंग कर रहे हो आपके I को या Z को, तो Z लिख दो। Q होना चाहिए आपका नॉन जीरो, तो ऐसे नंबर आपके क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन ही लिख लो चलो प्रॉपर, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर। Any number of the form, number of the form P upon Q, where P and Q belongs to Z and Q is not equal to 0, is known as rational number। क्लियर होगी बात? तो आपको दिखाई दे रहा है कि P अपॉन Q टाइप का कोई भी नंबर आ जाए जहां P और Q किससे बिलोंग कर रहे हो? Z से, सेट ऑफ इंटीजर से, और Q कैसा हो? नॉन जीरो, तो आपका ऐसा नंबर P अपॉन Q टाइप का नंबर क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताइए 3/2 रेशनल है? रेशनल है क्यों? क्योंकि ऊपर वाला भी इंटीजर है और नीचे वाला भी इंटीजर है, तो पहली क्लियर होगी। और Q कैसा है? नॉन जीरो, नीचे वाला नॉन जीरो, तो रेशनल है। अच्छा 1/2 बिल्कुल रेशनल है। √2 रेशनल है क्यों? नहीं, रेशनल तो हम जानते नहीं अभी तक भाई, जिस चीज पर अभी हम पहुंचे नहीं है उसके ऊपर हम बात भी नहीं करेंगे। इरेशनल है या नहीं वो बात मैं नहीं करूंगा, क्या रेशनल है। अगर इसको मैं ऐसे लिखूं तो चलो P अपॉन Q टाइप की फॉर्म में तो लिख गया, लेकिन जो P है वो इंटीजर को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये वाला आपका रेशनल नहीं है। अच्छा इसी में एक और लिख दो 1/√2, ये है P अपॉन Q की फॉर्म में तो लिख रहा है, लेकिन P और Q क्या होने चाहिए? दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, तो इस पर खरा नहीं उतर पा रहा, इसलिए ये वाला भी आपका रेशनल नहीं है। आगे बात समझ में? ठीक है। तो अब मैं आपको क्या देने वाला हूं, ये हम एज अ नोट की तरह लिख लेंगे बीच में लाकर, ठीक है, नोट की तरह लिख लेंगे। अब हम आपको देने वाले हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब उसमें भी एक बात करेंगे, तो Q इज इक्वल टू, किससे रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर को? Q से। इसमें जो नंबर होंगे वो P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे, such that P, Q belongs to Z
क्यू आपका कैसा रहना चाहिए, नॉन जीरो। और एक शर्त और कि पी और क्यू का जो HCF है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जिसको आप में से भी बोलते हो, GCD भी बोलते हो। समझ गए बात। तो अगर इसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि इसमें कैसे नंबर भरे हुए होंगे, सेट में P अपॉन Q टाइप के नंबर्स भरे हुए होंगे, जहां P और Q किससे आएंगे, Z से। Q कैसा रहेगा, नॉन जीरो। और P और Q का GCD क्या होना चाहिए, 1। GCD बोल दो, HCF बोल दो, में से बोल दो, या ऐसे बोल दो कि P और Q को भाग करने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्लियर होगी बात। इसके ऊपर अभी काम करेंगे। चलो इतना तो आप इस डेफिनेशन से ले आए कि P अपॉन Q टाइप के नंबर उठा लो जहां P और Q किससे बिलोंग कर रहे हो, Z से, और Q कैसा हो, नॉन जीरो। लेकिन इसे लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके ऊपर मैं आने वाला हूं। ठीक है जी। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगले पेज पर अगर हम इसे लिखें तो Q इज इक्वल टू कि P अपॉन Q टाइप के नंबर जहां P और Q बिलोंग कर रहे हो Z को, Q आपका नॉन जीरो हो, और P और Q का GCD कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है। अब मैं एक काम कर लेता हूं, मैं सपोज टू बी Q तैयार कर रहा हूं। कैसे नंबर होते हैं, P अपॉन Q टाइप के नंबर होते हैं। ठीक है। तो इस सेट में मुझे एक बात बताइए, 1/2 इस सेट में होगा या नहीं, होगा। बिल्कुल P अपॉन Q टाइप का है, और P और Q दोनों इंटीजर से आ रहे हैं, और Q नॉन जीरो, बिल्कुल होगा 1/2। मुझे एक बात बताइए, 2/4 इसमें होगा या नहीं, होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, और नॉन जीरो। ठीक है। और भी जो आएंगे वो आते रहेंगे, मेरा तो इन दो से ही काम हो जाएगा, मुझे समझाना है केवल आपको। आपने एक बात बचपन से देखी होगी कि सेट में कोई एलिमेंट केवल एक बार लिखा जाता है। अगर 2 बार लिख दिया ना तो वो सेट नहीं रहता, वो मल्टी सेट बन जाता है। आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा एक शब्द, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एक जैसे तो कुछ नहीं उठा रहे थे, हैं। लेकिन 1/2 ऑलवेज इक्वल्स टू 2/4, और ये तो 2 बार आ गया भाई। इस डेफिनेशन से तो इसमें 1/2 भी बैठना चाहिए और 2/4 भी। आपको सेट थ्योरी जो आपने नहीं देखा ना, वो चीजें ज्यादा मिलेंगी यहाँ। ठीक है। तो इसमें तो 1/2 भी बैठ जाएगा और 2/4 भी बैठ जाएगा, जबकि सेट में एक एलिमेंट कितनी बार आता है, एक बार। दोनों नहीं आ सकते। तो इसी को हटाने के लिए मैंने एक काम किया कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है उसका GCD कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप एक देखेंगे, ये 2/4 है, अगर 2 और 4 का GCD निकालूं तो वो 2 आएगा। तो अपने आप ही ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, एम्बिग्यूटी। ठीक है। कि इससे तो 1/2 भी रख जाएगा, 2/4 भी रख जाएगा, और आगे 4/8 भी आ जाएगा। ये तो 1/2 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आ जाएगा सेट में। तो उन सबको हटाने का काम कौन करेगा, ये कंडीशन करेगी। तो 1/2 फिर एक बार ही बैठेगा। क्लियर होगी बात। ठीक है। तो ये आपका कौन सा सेट आ गया, सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्लियर होगी बात। चलिए, ये क्लियर हुआ कि क्यों मैंने ये GCD ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1 एक कंडीशन बढ़ाई इसमें। ये इतनी कंडीशन तो केवल रेशनल नंबर की है। ये किसकी है, रेशनल नंबर की। लेकिन आपको सेट ऑफ रेशनल लिखते समय ये जरूर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। कुछ जगह पर ये नहीं मिलता जनरली, कुछ बुक्स में। क्लियर होगी बात। चलते हैं आगे। तो ये पीछे लिखा हुआ है, आगे बात करते हैं। और अब कौन सा आएगा हमारा, सेट ऑफ रेशनल हो गया। Q इज इक्वल टू P अपॉन Q टाइप के नंबर जहां आपका P और Q बिलोंग कर रहे हो Z को, Q नॉन जीरो रहे, और P और Q का HCF कितना आए, 1 आए। आगे बढ़ते हैं। इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं पहले, एक और नोट के रूप में।
इरेशनल नंबर्स। क्या होते हैं इरेशनल्स? डेफिनेशन। कैसे पहचानोगे कि रेशनल है? सीधी सी बात है, जो रेशनल नहीं है वो पक्का क्या होंगे? इरेशनल होंगे। तो नंबर्स which are not rationals, which are not rationals are known as irrational numbers। हाँ जी, जो नंबर आपके रेशनल नहीं है आर नॉट रेशनल्स। numbers which are not rationals are known as irrational numbers। ठीक है, मतलब जो नंबर आपके रेशनल नहीं है तो पक्का क्या होंगे? इरेशनल होंगे। क्लियर हो गई? अब रिप्रेजेंट किससे करते हैं? क्यू कॉम्प्लीमेंट से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? क्यू कॉम्प्लीमेंट से आप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आप एक काम करो, क्यू कॉम्प्लीमेंट लिख लो कि x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू p अपॉन q, सच दैट या वेयर p कॉमा q बिलोंग्स टू z, q इज नॉट इक्वल टू 0। लो जी, इसमें उसे भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने साफ साफ कह दिया कि p अपॉन q की फॉर्म में ही ना हो, जहां p और q किससे आ रहे हो? इंटीजर से, और q कैसा रहे? नॉन जीरो। और निखारने की जरूरत नहीं है, जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा गया वो साफ साफ कहां बैठ जाएगा? q कॉम्प्लीमेंट में। और इस q कॉम्प्लीमेंट का ही नाम क्या रहेगा? सेट ऑफ इरेशनल्स। और ये हमारा कौन सा सेट हो जाएगा नॉन सेट्स में? सेट नंबर 5। क्लियर होगी बात? सेट नंबर 5, और 5 में आ जाएगा, और इसको बोल देंगे सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। कोई प्रॉब्लम इसमें? थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला सेट पकड़ते हैं, और अगला सेट आपका रियल सेट, जिनको आप वास्तविक संख्याओं का सेट बोलते थे। ठीक है जी, तो आपके पास आपके सारे रेशनल्स आ गए, आपके सारे इरेशनल्स आ गए, इन दोनों को एक जगह मिलाकर बना दिया जाता है सेट ऑफ रियल नंबर। तो बड़ा आराम से नंबर 6 पर आ जाओ। सेट ऑफ रियल नंबर क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। सारे रेशनल्स ले आओ, सारे इरेशनल्स ले आओ, एक जगह बंद कर दो, क्या बन जाएगा? सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर। क्लियर होगी बात? ठीक है जी, अब नंबर 7 पर चलते हैं, या इसको भी पहले ही लिखो, डेफिनेशन पहले ही लिख लो आपको, क्योंकि अपना कॉपी में लिखना है, समझ गए? नोन सेट से ही शुरू करेंगे आप, और इनके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आगे भी यूज होंगे। सेट ऑफ रियल नंबर। अब बात करते हैं 7 पर। 7 आप बना लीजिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हाँ जी, क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर? इमेजिनरी नंबर नहीं,
या तो फिर आप आयोटा से शुरू करते। ठीक है, अगर हम बात करते, हम एक बात कर ही लेते हैं हल्की सी। देखिए हमारे पास केवल एक सेट था जिसके ऊपर बात हो चुकी है पीछे, नोन सेट्स में सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो गॉड ने एक सेट दिया था ना, वो कौन सा दिया था? सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया था। ठीक है, जो वो रावण के 10 सिर काउंट हो रहे थे वो इसी से हो रहे थे। ठीक है, तो गॉड ने कौन सा दिया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब ये केवल एकमात्र ऐसा है जो हमारा बनाया हुआ नहीं है। वो काउंट करते थे ना कि कुंती के 100 पुत्र थे, तो ऐसे गिन लेते थे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो गॉड ने कौन सा सेट दिया? केवल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये कहीं ये हम नहीं लाए, ये ऊपर से ही आया। आगे बात समझ में? ठीक है, हर कोई गिनता था, मेरे 10 उंगलियां हैं, गिन लेता था। क्लियर होगी बात? अब फिर उसके बाद किसका आविष्कार हुआ? जीरो का आविष्कार हुआ। जरूरत पड़ी जीरो की, क्योंकि उनके पास जो गिनती थी ना, अब थोड़ी सी बात यहाँ करनी पड़ेगी। उनके पास जो गिनती थी, आप लोगों का भी बड़ा, आप लोग भी क्वेश्चन करते होगे जी, जीरो तो नहीं थी, रावण के कैसे 10 सिर काउंट हो गए हैं? भाई जब जीरो ही नहीं थी, जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, तो रावण के 10 सिर कैसे काउंट हो गए? तो जीरो जो आया ना, आपके लिखने की सुविधा करने के लिए आया। मोबाइल में कितनी कीज होती हैं? कितने बटन होते हैं फोन नंबर मिलाने के लिए? एक जीरो, 10 होते हैं। एक से लेकर 9 तक के, और एक जीरो हो गया है। एक से लेकर 9 तक के होते हैं और एक जीरो हो गया। अब इन्हीं 10 की से आप 10 की से आप किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। तो ये सहूलियत किसने दी? जीरो ने आकर। पहले क्या होगा? एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छह हो गया, सात हो गया, आठ हो गया, नौ हो गया। अब यहां से आगे उनका जो 10 का लिखने का तरीका होगा ना, वो किसी और टाइप का सिंबल होगा। सपोज करो वो 10 को लिखते होंगे ऐसे, 11 को वो लिख लेते होंगे ऐसे, 12 को वो लिख लेते होंगे ऐसे, 13 को लिख लेते होंगे ऐसे ऐसे ऐसे, 14 को लिख लेते होंगे ऐसे ऐसे। मतलब हर नंबर के लिए उनके पास एक अलग सिंबल था। तो अगर आपको 100 तक की गिनती लिखनी है, तो कितने सिंबल याद करने पड़ेंगे? 100 सिंबल। तो उसी सहूलियत को लाने के लिए किसका आविष्कार हुआ? जीरो का। कि आपको फिर सारे सिंबल याद करने की जरूरत नहीं है। गिनती थी, गिनती थी, लेकिन सबके लिए सिंबल कैसे थे? अलग अलग थे। ठीक है, सबको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको अलग अलग सिंबल याद करने पड़ते थे। तो जीरो ने आकर ये सहूलियत दी कि आप केवल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सिंबल्स को याद कर लो। ठीक है, तो आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। अच्छा, किसी ने बताया थोड़ी था ये क्या है? ये क्या है? टू है। आपको किसी ने बताया कि ये दो है, तभी तो आप जान पाए कि दो है। या इसमें 2 किलो वजन है, कि इसमें 2 किलो वजन है या दो सींग है, इसके ऐसे काउंट कर लेते हैं? कुछ ऐसा तरीका नहीं है। किसी ने बार बार बचपन में ये कहा कि भैया ये दो है, बार बार क्या कहा? ये दो है, तो तब आप जान पाए ये कितना है? दो। ऐसे ही उनको कहा गया होगा कि ये कितना है? 10 है, ये 11 है, ये 12 है। तो जीरो ने ये सहूलियत कर दी कि कैसे करके हम कम कीज में, या कम, कितने याद करने पड़े? आप कितने सिंबल? एक, 10 याद करने पड़े। 10 से कोई भी नंबर लिख दो। तो ये सवाल अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि बता तू मैथ पढ़ने वाला है, आर्यभट्ट तो हुए आप, ठीक है, और रावण के 10 सिर किसने गिन दिए थे, तो आप उसको ये जवाब देंगे। आगे बात समझ में? तो हम चल किस पर रहे थे? हम चल रहे थे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर। तो पहले कौन सा सेट दिया? गॉड गिफ्टेड कौन सा था? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अब काम करने लगे हम, और काम करने लगे जब, तो हम जब काम करते करते एक इक्वेशन आई, x+1 = 0, और हम यहां आकर अटक गए कि वन में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि जीरो आ जाए। तो यहां से जन्म हुआ नेगेटिव नेचुरल नंबर्स का। जैसे x क्या आ जाएगा? -1। और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स का जब जन्म हुआ, तो उसी से फिर आपको एक सेट बनाना। अच्छा, जीरो आकर कौन सा सेट तैयार हो गया था? होल नंबर का। नेचुरल नंबर में आपने जीरो को मिला दिया, होल नंबर का तैयार हो गया।
अब जब ऐसी इक्वेशन पर जाकर आप अटके तो उनके सॉल्यूशंस के लिए निर्माण हुआ किसका? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स का। और फिर आपके कौन से सेट का जन्म हुआ? सेट ऑफ इंटीजर्स जेड का। क्लियर होगी बात? अब फिर से काम करने लग गए, काम करने की आदत होती है ना। तो फिर ऐसी इक्वेशन पर जाकर अटके कि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, कि x ऐसा क्या लूं कि 0 हो जाए। तो ऐसे नंबरों का, मतलब फिर एक कुछ नए नंबरों का आविष्कार हमें करना पड़ा। कितनी आ जाएगी वैल्यू? 1/2। और यहां से जन्म हुआ किसका? रेशनल्स का। अब कहानी आगे बढ़ी, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहां आकर अटक गए कि इसका सॉल्यूशन क्या रखूं। तो इसके लिए जन्म हुआ इरेशनल्स का। ठीक है। और जब रेशनल और इरेशनल्स दोनों आ गए तो हम यहां तक बना चुके थे सेट ऑफ रियल नंबर्स तक। ठीक है जी। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, अब आदमी तो और आगे काम करता। तो फिर एक इक्वेशन आई कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कि इसका सॉल्यूशन क्या हो। अगर आप देखें तो इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्या किसी का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है? हमारे पास जितने भी नंबर थे अभी तक, रियल सेट तक पहुंच चुका था मैं काम करते करते, मेरे पास अभी तक जितने भी नंबर थे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर कैसा आ जाए? नेगेटिव आ जाए। तो यहाँ मुझे अब नए नंबर्स की नीड पड़ी। तो मैंने क्या काम किया? मैंने एक नया नंबर बनाया आयोटा, और वो किसके बराबर रहेगा? स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है। जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई नंबर बनते गए, और फाइनली x किसके बराबर आ जाएगा? x इज इक्वल टू प्लस माइनस आई के। तो यहां से आयोटा का जन्म हुआ। तो आयोटा का जन्म होने के बाद आप नए नंबर बनाने शुरू कर दिए आपने, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स ही लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि a प्लस आई बी टाइप के नंबर्स का सेट जहां ए और बी बिलोंग कर रहे हो सेट ऑफ रियल नंबर को। तो ऐसा सेट क्या कहलाता है? आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो आपके ये 7 नोन सेट हैं, इनमें कौन कौन आ गए आपको दिख रहे होंगे। आप इनको अपनी कॉपी में लिखेंगे, डेफिनेशंस को। ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आपका नेचुरल नंबर का सेट हो गया, आपका होल नंबर का सेट हो गया, आपका सेट ऑफ इंटीजर हो गया, आपका सेट ऑफ रेशनल्स हो गया। कौन रेशनल नंबर होते हैं, कौन सेट ऑफ रेशनल नंबर होता है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको अगली क्लास में। फिर रेशनल की हमने डेफिनेशन भी दे दी कि पी अपॉन क्यू टाइप के नंबर जहां पी और क्यू बिलोंग कर रहे हो जेड को, और क्यू रहे आपका नॉन जीरो, तो ऐसे नंबर कहलाते हैं आपके रेशनल नंबर्स। सेट भी बनाकर दिखाया मैंने, और इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन ताकि मल्टी सेट ना बने। हाँ। फिर इसके बाद मैंने सेट ऑफ रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी कि ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं है, ये ऐसे यहां से आप हटा लेंगे। ठीक है। ऐसे नंबर जो रेशनल नहीं है वो क्या कहलाते हैं? इरेशनल्स कहलाते हैं। तो फिर बिल्कुल ऐसे डिफाइन कर दो कि जो नंबर रेशनल नहीं है वो अपने आप आ जाएंगे इसमें, कि जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो अपने आप आकर बैठेंगे। तो ऐसे नंबर का सेट कौन सा आ जाएगा? सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। फिर इसके बाद सेट ऑफ रियल नंबर बनाया कि R इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। इसको क्या बोलते हैं? क्यू कॉम्प्लीमेंट। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट ऑफ इरेशनल्स को। तो यहां तक आपका सेट ऑफ रियल नंबर आ चुका था। अब फिर एक नया सेट, मैंने वो कहानी आपको बताई कि कैसे करके आयोटा की जरूरत पड़ी। ठीक है। तो ये सब चीजें अपने आप नहीं आई। अपने आप कौन आया था? नेचुरल नंबर का सेट आया था। धीरे धीरे जरूरत पड़ती गई, काम करते गए आप, जरूरत पड़ती गई तो नए नए नंबर निकल कर आते रहे। ये सब आदमी ने बनाए। गॉड ने कौन से बनाए थे? नेचुरल नंबर। इसीलिए उनको क्या नाम दिया गया? नेचुरल नंबर नाम दिया गया। क्लियर होगी बात? अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक?
तो ये सेट और कुछ नोन सेट आपके आए हैं, रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब बात कर लेते हैं किसकी, सबसेट की। क्लियर हो गया बात, चलो आगे। सबसेट, अब मैं एक शब्द यूज कर सकता हूं, सेट। ठीक है, अब मैं क्या शब्द यूज कर सकता हूं, सेट। कि लेट ए बी एनी सेट, ए बी एनी सेट, एंड लेट then a set B is said to be, B is said to be subset of A if for every x belongs to B imply x belongs to A, or for any, या for every लिख लो, for every x does not belongs to A imply x does not belongs to B। ये कह रहा है A आपका क्या है, सेट है। लेट A be any set, तो देन अ सेट B is said to be सबसेट ऑफ A। B को क्या बोल देंगे, A का सबसेट बोल देंगे। कब, यदि प्रत्येक, अगर B का प्रत्येक एलिमेंट A में पाया जा रहा है, अगर B का प्रत्येक एलिमेंट किस में पाया जा रहा है, A में। ये बोला हुआ है ना कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू B इंप्लाई x बिलोंग्स टू A, यानी अगर B का प्रत्येक एलिमेंट किस में पाया जा रहा है, A में पाया जा रहा है, तो B सबसेट बन जाएगा किसका, A का। क्लियर होगी बात। या फिर ऐसे लिख सकते हो कि फॉर एवरी x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंप्लाई x डज नॉट बिलोंग्स टू B, तो B फिर A का क्या बन जाएगा, सबसेट। क्लियर होगी बात। एक नोट लिख लेंगे इसके साथ, अभी इसको समझाएंगे क्यों आ रहा है ये, कि इफ B is a subset of A, subset of A, then it is written as, then we can write क्लियर होगी बात। ये किसका साइन है, सबसेट का। ठीक है, यहां से बात आ रही है कि अगर B का प्रत्येक एलिमेंट A में पाया जा रहा है, तो B सबसेट बन जाएगा किसका, A का। एक एग्जांपल की हेल्प से समझे साइड में। सपोज करो A मेरा है 1 2 3 4 और B मेरा है खाली 3 4, तो आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि B का प्रत्येक एलिमेंट आपको किस में दिखाई दे रहा है, A में दिखाई दे रहा है। ठीक है, B का प्रत्येक एलिमेंट किस में नजर आ रहा है, A में। तो इसका मतलब क्या है, B सबसेट बन जाएगा का। ठीक है, ये प्रॉपर इम्प्रॉपर आप पहले से भी जानते हो। अगर बिल्कुल बराबर हो जाता है तो भी सबसेट होता है, क्योंकि अगर इसको 1 2 3 4 लिख देता, अगर B को भी 1 2 3 4 लिख जाता, तब भी तो B के एलिमेंट A के अंदर आ रहे थे, तब भी सबसेट बनता। तो बराबर का साइन इसलिए लगाते हैं कि बराबर होने पर भी क्या बन जाएगा, सबसेट। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर का मतलब ये है कि अगर बिल्कुल बराबर हो गया तो प्रॉपर। ठीक है, दो ही होते हैं प्रॉपर, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, दो टाइप के सबसेट होते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। क्लियर होगी बात। चलते हैं आगे। ये केवल मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि आगे प्रूफ करने में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर मान लो सबसेट दिखाना है आपको, तो आप एलिमेंट को सेट में लेकर चलोगे और दूसरे में दिखा दोगे, तो फिर बी सबसेट हो जाएगा ए का। क्लियर होगी बात। ठीक है, ये आपको इसको चलती हुई क्लास में लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे फिजिक्स में मैटर जाता है हमारा, ये आपको आपके अपने ऐप में ही मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है,
ये रोजाना की पीडीएफ वहीं पहुंच जाया करेगी, क्योंकि बहुत काम होता है, आप लिखोगे बहुत समय लगेगा। समझिए और घर पर पढ़िए, और कम से कम एक बार यहाँ पढ़ रहे हैं तो एक बार रिकॉर्डिंग करें। और अगर घर से कर रहे हैं क्लास, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग मतलब रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग 2 बार कीजिए। एक बार लाइव ले रहे हैं तो एक बार रिकॉर्डिंग कीजिए। ऐसे अलजबरा क्लियर होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा अलजबरा का जितना हुआ है। अगर आप पढ़ते हो रोजाना, डेफिनेशंस को क्लियर रखते हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आ रही बात समझ में? चले आगे। तो ये क्या हो गया, सबसेट हो गया। अब एम्प्टी सेट पड़ा हुआ है, वेल डिफाइन होता। क्या होता है एम्प्टी सेट? जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, मतलब साफ साफ कर दिया कि एक भी एलिमेंट नहीं है, अपने आप ही वेल डिफाइंड हो गया। भाई कोई शक ही नहीं रहा, कोई डाउट है कि किसको लेना किसको नहीं लेना? हमें तो एक को भी नहीं लेना, तो अपने आप ही क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। तो एम्प्टी सेट पर आ जाओ। एम्प्टी सेट, a set a set which does not contain any element is known as empty set। जो सेट एक भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता, वो क्या कहलाता है? हाँ। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय represented by the symbol phi। आगे बात समझ में? एम्प्टी सेट को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? फाई से। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? पावर सेट की। बताइए क्या होता है पावर सेट? घात समुच्चय। अब शुरू हो गया अलजेब्रा। अब आपको देखो, मैं एक भी शब्द, ये अलजेब्रा पढ़ने का रूल है, साफ साफ आप साफ साफ गांठ बांध लीजिए, एक भी शब्द जबान से वो नहीं लिखेगा जिसके विषय में बात ना हुई हो। और अगर आपने एक भी निकाला ना जिसका आपको पता नहीं है, आप वहीं खत्म हो। एक तरफ से पढ़ते जाओ, क्लियर करते जाओ, बहुत अच्छा चलता है, बहुत इजी है फिर। ठीक है, पावर सेट। नहीं आ रहा याद? लेट ए बी एनी सेट, then the set of all subsets of A is called power set of A। आपके पास ए कोई सेट है, सबसेट पढ़कर आए हो, ए के जितने भी सबसेट आ रहे हैं उनको उठाकर एक सेट में बंद कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? पावर सेट ऑफ ए मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट ए बी एनी सेट, देन द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। क्लियर होगी बात? तो रिप्रेजेंट करेंगे इसको किससे? पावर सेट ऑफ ए, इसकी सेट बिल्डर फॉर्म भी लिख सकते हैं हम। दिस इंप्लाइज, इसको लिख लीजिए, बी सच दैट बी इज अ सबसेट ऑफ ए। प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों टाइप के ले लेने। तो इस सेट में भाई साहब भरे हुए क्या है? किसके सबसेट? ए के। ए के जितने भी सबसेट बन सकते हैं सबको उठाकर इसमें डाल दो।
तो क्या तैयार हो जाएगा, पावर सेट तैयार हो जाएगा। तो पावर सेट भी अपने आप में एक सेट है, और सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मिडिल ब्रैकेट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेट लेते हैं और उसका पावर सेट हम बनाकर देखते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो, अगर एग्जाम्पल की बात करूं तो सपोज करो ए मेरा सेट है, ए बी सी, बस इतना ही ले लो, और इसके सबसेट बनाओ, इसके सबसेट बनाए। इसके सबसेट, एक तो इसका सबसेट फाई आ जाएगा, क्योंकि फाई सबका सबसेट होता है। ठीक है, एक आ जाएगा सिंगलटन ए, सिंगलटन बी आ जाएगा, सिंगलटन सी आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, और पूरा ए बी सी, या पूरा ए बोल दो। आगे बात समझ में, कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। और इन सबको, इन सबसेट्स को उठाकर रख दो एक सेट में, उस सेट का नाम क्या होगा, पावर सेट ऑफ ए। क्लियर हुई बात, तो ऐसे ही बना सकते हैं। अगर मैं ले लूं एक और एग्जांपल ले लूं कि a इज इक्वल टू 1 2, बताइए पावर सेट क्या होगा, फाइव आएगा। सिंगलटन 1 बोलते हैं इसको, ना कि खाली 1। सिंगलटन 2, सिंगलटन तब बोला जाता है जब एक एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट एक एलिमेंट का सेट होता है, इसको बोलेंगे 1 2। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो एक नोट यहाँ भी है, नोट पर ज्यादा ध्यान देंगे कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू एन, एन से लिख लूं, सपोज करो नंबर ऑफ एलिमेंट को मैं इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस ब्रैकेट से, या इन दोनों डंडे लगाकर। ठीक है, कि अगर ए में एलिमेंट की संख्या कितनी है, एन, तो फिर दिस इंप्लाइज पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, 2 टू द पावर एन। ठीक है, अगर ए में एलिमेंट की संख्या ए है, अगर ए की कार्डिनालिटी एन है, कार्डिनालिटी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट एन है, तो पावर सेट ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 2 टू द पावर एन। क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपका क्या क्या पढ़ लिया आज की क्लास में हमने, हम शुरू करने आए थे ग्रुप, लेकिन ग्रुप पढ़ने के लिए जिन जिन चीज की नीड है वो पहले हमें तैयार करनी है। अगर वो हमें तैयार है तो ग्रुप की डेफिनेशन एकदम से आएगी, ग्रुप चल पड़ेगा। हमने आज सेट शुरू किया, सेट के ऊपर बात करी, सेट की डेफिनेशन क्लियर कर ली, फिर उठाया हमने नॉन सेट्स को, और उनके ऊपर बहुत आराम से बात करी, क्या नेचुरल का हो गया, क्या होल का हो गया, सेट ऑफ इंटीजर हो गया, रेशनल, इरेशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स। यहाँ तक बात होने के बाद हम कुछ और डेफिनेशंस की तरफ बढ़े थे, सबसेट की कर ली हमने, एम्प्टी सेट की कर ली, पावर सेट की कर ली। ठीक है, इतना काफी है आपका सेट के मैटर में। अब अगली क्लास में आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद तुरंत शुरू हो जाएंगे रिलेशंस। तो कल में भी अगली क्लास में रिलेशंस खत्म हो जाएंगे आपके, रिलेशंस के बाद चलेंगे हम फंक्शंस पर, और जैसे ही फंक्शन खत्म होगा तीसरी क्लास में, वहां डेफिनेशन आएगी बाइनरी ऑपरेशन की, और तुरंत आपका स्टार्ट हो जाएगा ग्रुप। ठीक है, तो ये 2.5 क्लास आपको पहले चाहिए, इसको बहुत बारीकी से पढ़ना है और बार बार रिवाइज करना है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, चलो ठीक है, इतना ही रहने दो आज।